students, welcome to online classes in Gayatri School Arnia. Today we shall read lesson 2 and part 2 of the class 11th. तो स्टूडेंट्स, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हम पढ़ रहे थे लेसन 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ यू कैन बी ऑल टुगेदर। अगर हम साथ साथ होते तो हम मरने से नहीं डरते। ये लेसन हम पढ़ रहे थे, तो इसका एक पार्ट हमने पहले कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे आज इसका, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। स्टार्ट द लेसन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि जो क्लोथेज, क्रोकरी, चार्ट्स, टेंस एंड टॉयज लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर, यानी कि जो क्लोथेज, कपड़े, क्रोकरी, चार्ट आदि का जो सामान है वो इधर उधर इस गहरे पानी में बह रहा था। अब इससे नेक्स्ट आगे चलते हैं। आई हाफ स्वेम हाफ क्रोवर्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, यानी मैं आधा तैर करके और हाफ क्रोवर्ड का मतलब होता है रेंग करके, आधा तैरकर और आधा रेंगते हुए बच्चों के केबिन में चला गया, यानी बच्चों के कमरे में चला गया जहाँ पर उसके बच्चे थे, उस बच्चों के केबिन के अंदर चला गया। तो आई हाफ स्विम हाफ क्रोवर्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, कि मैं आधा तैर करके आधा रेंग करके बच्चों के केबिन में चला गया। आर यू ऑल राइट, क्या तुम सब ठीक हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि आर यू ऑल राइट, क्या तुम सब ठीक हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, हाँ। दे आंसवर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। दे आंसवर्ड यानी उन्होंने उत्तर दिया, फ्रॉम एन अपर बंक। तो दे आंसवर फ्रॉम एन अपर बंक, यानी अपर बंक का मतलब है ऊपर का जो शयन कक्ष है, लिख लेना। बंक का मतलब होता है शयन कक्ष। शयन कक्ष को क्या बोलते हैं? बंक। कि दे आंसवर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, कि उन्होंने ऊपर के शयन कक्ष से ही उत्तर दिया। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, सेड सू पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प एबव हर आईज। I had no time to worry about bumped heads. तो बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, लेकिन जो मेरा सिर है वो थोड़ा सा दर्द कर रहा है। सैड सू ने कहा। तो सू कौन थी? वही है, उसकी पुत्री थी, समझ गए? या पुत्र था? कौन था सू? तो उसका पुत्र था या पुत्री? तो सू ने कहा ये पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प, यानी कि पॉइंटिंग का मतलब है इशारा करते हुए, टू ए बिग बम्प एबव हर आईज, यानी उसकी आंखों के ऊपर एक गुम्मड़ बना हुआ था। बम्प का मतलब है कोई गुम्मड़ बन जाता है ना, उसको बोलते हैं बम्प। यानी आंखों के ऊपर उसके कोई चोट आ गई थी जिससे गुम्मड़ बन गया था। तो सैड सू ने अपनी आंखों के ऊपर की ओर, गुम्मड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। आई हैड नो टाइम टू वरी, कि मेरे पास अब चिंता करने का समय नहीं था। अबाउट बम्प्ड हेड्स, कि अब ये जो गुम्मड़ वाले सिर थे इसके बारे में, कि जो सूजे हुए या गुम्मड़ वाले जो सिर थे उसके बारे में मेरे पास में अब कोई चिंता करने का समय नहीं था। समझ गए? तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, इसको समझ लीजिए। कि आई हाफ स्वेम, कि मैं आधा तैर करके आधा रेंग करके बच्चों के केबिन में चला गया। आर यू ऑल राइट, क्या तुम सब ठीक हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, हाँ। दे आंसवर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपर के शयन कक्ष से सोते हुए उन्होंने ये जवाब दिया। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, सैड सू ने कहा कि मेरा सिर दर्द कर रहा है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प एबव हर आईज, उसकी आंखों के ऊपर एक मोटा गुम्मड़ बना हुआ था, उसकी ओर इशारा करते हुए। आई हैड नो टाइम टू वरी, अब मेरे पास चिंता करने का समय नहीं था। अबाउट बम्प्ड हेड्स, कि ये जो सूजे हुए सिर थे या गुम्मड़ वाले सिर थे, इसके बारे में कोई चिंता करने का टाइम मेरे पास में नहीं था, समय ही नहीं था।
तो आगे नेक्स्ट देखिए, आफ्टर फाइंडिंग ए हेमर, स्क्रूज एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक विथ द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन, वी वर टॉकिंग वाटर, ये टेकिंग है सॉरी, टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। तो देखिए, आफ्टर फाइंडिंग ए हेमर यानी एक हथौड़ा लेने के बाद में, हथौड़ा और कुछ स्क्रूज यानी पेंच, हथौड़ा पेच और मोटा कपड़ा लेने के बाद में, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक यानी कि मैं संघर्ष करता हुआ वापस डेक पर चला गया, जो नाव का भाग है डेक उस पर चला गया। विथ द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। तो विथ द स्टारबोर्ड साइड, तो इस स्टारबोर्ड के साइड में बेस्ड ओपन यानी कि जो दरवाज़ा खुलता है उधर, वी वर टेकिंग वाटर हम पानी ले जा रहे थे, विथ ईच वेव यानी प्रत्येक लहर के साथ में, दैट ब्रोक ओवर अस जो कि अंदर की ओर प्रवेश कर रही थी। तो हम क्या थे कि प्रत्येक लहर के साथ में जो दरवाज़ा खुलता है, समझ गए, प्रत्येक लहर के साथ में मतलब कि प्रत्येक जो जहाज़ का जो दायां जो पासा होता है, समझ गए, उसको बोलते हैं क्या, जो स्टारबोर्ड, समझ गए। तो विथ द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन यानी कि उसका दाएं पासे की ओर हम क्या लेकर के जा रहे थे, ये जो पानी है वो लेकर के जा रहे थे जो कि उसके अंदर चल रहा था, मतलब कि अंदर पानी जा रहा था। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, अगर मैं कुछ रिपेयर नहीं करता, ये मरम्मत नहीं करता, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम क्या है कि निश्चित रूप से डूब जाते, हम निश्चित रूप से डूब जाते अगर मैं ऐसा नहीं करता, समझ गए। सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now begin deflected over the side. तो देखिए, somehow I managed to stretch canvas की किसी भी प्रकार से मैंने इस मोटे कपड़े को है वो फैलाने का इंतज़ाम किया, एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स, एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स, और तथा जो फर्श के दरवाज़ों पर लगने वाले जलरोधी ढक्कन हैं, समझ गए, हैच कवर्स, जो कि जिनके मध्य क्या था कि गैपिंग होल बना हुआ था, क्या था कि जलरोधी ढक्कनों को सुरक्षित रूप से मतलब मैनेज करने में मैं क्या रहा, सफल रहा, समझ गए। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कि कुछ थोड़ा सा पानी है, समझ गए, या कुछ पानी है नीचे बहकर आता रहा, कुछ पानी है वो नीचे बह कर के आता रहा, कुछ पानी नीचे बह कर के स्ट्रीम बिलो यानी नीचे बह कर के आता रहा। बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन ज़्यादातर पानी अब बगल से मुड़कर दूसरी ओर जा रहा था। तो यहाँ पर जो वर्ड आया है डिफ्लेक्टेड यानी दूसरी ओर मोड़ देना, डिफ्लेक्टेड का मतलब क्या है, यहाँ पर दूसरी ओर मोड़ देना, दूसरी ओर जा रहा था, मतलब जो पानी है बचा खुचा जो पानी है वो दूसरी ओर जा रहा था। तो किसी भी प्रकार से कि मैंने है वो इस कैनवास को फैलाने का क्या किया, पाबंद किया, और मतलब कि इंतज़ाम किया, और सुरक्षित तरीके से जो वाटरप्रूफ जो कवर्स हैं वो लगाए। इन होलों के मध्य जो होल्स थे, छिद्र बने हुए थे जिनसे कि पानी अंदर की ओर जा रहा था। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, और कुछ पानी है वो नीचे बह रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन इसमें से ज़्यादातर पानी है वो दूसरी तरफ मोड़ा जा रहा था। नेक्स्ट आगे देखिए, तो देखिए मोर प्रॉब्लम्स एरोज व्हेन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विथ द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। देखिए कि अधिक समस्याएं तो तब एरोज हुई, मतलब तब उत्पन्न हुई, व्हेन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक, जब हमारा जो हेड पंप है, हैंड जो पंप है मतलब पानी निकालने का जो पंप है, हैंड पंप है, वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। किसके साथ में, विद द डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब होता है कूड़ादान या कचरा पात्र, कूड़ादान या कचरा
पात्र। तो यही था कि अधिक समस्याएं जो तब उत्पन्न हुई जबकि ये पंप खराब हो गया, हैंड पंप है वो ब्लॉक हो गया इस कचरे पात्र के साथ में, जो कि इधर उधर फ्लोटिंग हो रहा था केबिन में, मतलब कि जहाज़ की जो केबिन है उसमें इधर उधर फ्लोटिंग हो रहा था, बहता हुआ जो कचरा था उससे क्या हो गया कि जो हेड पंप है वो क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। और एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो विद्युत का जो पंप है वो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होकर के क्या हो गया, बंद हो गया। तो ये समस्या और आ गई। ये जो राइटर है वो इसको ठीक करने में लग रहा था, समझ गए। द वाटर लेवल रोज थ्रीटिंगली, अब पानी का जो स्तर है वो चुनौतीपूर्ण बढ़ता जा रहा था। थ्रीटिंगली का मतलब है चुनौतीपूर्ण, थ्रीटिंगली का मतलब है चुनौतीपूर्ण। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor। तो देखिए क्या कह रहा है ये कि बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट, कि जब मैं नाव के पीछे के भाग पर आया तो मैंने पाया कि आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स, कि हमारे 2 तो हैंड पम्प्स थे पानी स्पेयर करने के, वाटर को स्पेयर करने के, हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड। रेंज्ड ओवरबोर्ड यानी इसका मतलब लिख लीजिए पहले आप, रेंज्ड ओवरबोर्ड यानी उखड़कर समुद्र में जा गिरे, उखड़कर समुद्र में जा गिरे, उखड़ करके समुद्र में जा गिरे। कि हमारे जो 2 अतिरिक्त क्या थे, 2 स्पेयर हैंड पम्प्स, 2 अतिरिक्त हैंड पंप थे, वो क्या हैं कि उखड़ करके कहाँ पर जा गिरे, समुद्र में जा गिरे। जब मैं नाव के पीछे के भाग पर गया तो पीछे के हिस्से पर गया तो ये पाया। अलोंग विथ द फोरस्टे सेल, अलोंग विथ द फोरस्टे सेल, और इसके साथ में ही क्या है कि फोरस्टे सेल यानी जहाज़ का जो आगे का जो बादबान होता है, समझ गए, उसको बोलते हैं, आगे वाला जो बड़ा बादबान होता है उसको बोलते हैं फोरस्टे सेल। और जहाज़ का इसी के साथ में, जहाज़ का जो आगे वाला जो बादबान है और इसके साथ में ये जिब भी थी, क्या थी, जिब भी थी इसके साथ में, और द डिंगीज एंड द मेन एंकर। तो देखिए डिंगीज, डिंगीज का मतलब है यहाँ पर छोटी नावें, लिख लेना, और एंकर का मतलब है लंगर, लंगर है, एंकर का मतलब क्या है, लंगर है। तो देखिए कि जब मैं जो जहाज़ है उसके पीछे के डेक पर गया तो मैंने पाया कि हमारे जो 2 अतिरिक्त हैंड पंप हैं वो समुद्र में जा कर के गिर गए, और इसके साथ में जो जहाज़ का जो आगे का जो बड़ा बादबान है, एक जिब थी और कुछ छोटी नावें और लंगर, ये भी इसी के साथ में थे, समझ गए। तो एंकर का मतलब यहाँ पर है लंगर, अभी बताया आपको। तो यही कहना चाह रहा था जो राइटर हैं, कि एक बार रिवाइज कर दूँ मैं आपको, कि अधिक समस्याएं तो तब उत्पन्न हुई जब हमारा हैंडपंप है वो क्या हो गया, इस कूड़ेदान जो बहता हुआ कचरा पात्र था केबिन में, इससे ब्लॉक हो गया और शॉर्ट सर्किट भी हो गया, जिससे विद्युत पंप क्या हो गया, बंद हो गया। और जो पानी का स्तर है वो तेज़ी से चुनौतीपूर्ण हो रहा था, थ्रेटिंगली हो रहा था। और जब मैं ये डेक के पीछे के भाग पर गया तो हमारे 2 जो अतिरिक्त हैंडपंप थे वो भी समुद्र में जा कर के गिर गए। इसके साथ में कुछ क्या थी कि जो जहाँ फोरेस्ट सेल मतलब बादबान था वो जीप थी, और छोटी नावें थी कुछ, और मुख्य लंगर भी इसके साथ में ही था। ये सब कहाँ पर जा कर के गिर गए, समुद्र के अंदर जा कर के गिर गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद में देखिए, देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। फिर मुझे याद आया कि हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रिक पंप है चार्ट रूम फ्लोर के नीचे, मतलब चार्ट रूम फ्लोर के नीचे दूसरा क्या था हमारे पास में इलेक्ट्रिक पंप था, वो मुझे याद आया।
आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। तो आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, समझ गए कि मैंने इसे बाहर खुले वाले एक पाइप से जोड़ा। तो आई कनेक्टेड इट यानी मैंने इसे जोड़ा टू एन आउट पाइप यानी बाहर खुले पाइप से जोड़ा, बाहर का कोई पाइप था उससे जोड़ा। एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड, एंड वाज थैंक और ये जान करके कि बड़ाई कृतज्ञता से भर गया दैट इट वर्कड कि ये काम कर रहा था, मतलब कि बहुत ज़्यादा कृतज्ञता से मैं भर गया, थैंकफुल हो गया कि ये क्या कर रहा था, वो वर्क कर रहा था, कार्य कर रहा था। तो आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और कि मैंने इसे बाहर वाले पाइप से जोड़ा और ये कृतज्ञता से भर गया कि ये कार्य कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस, अब जो रात्रि है वो बीतती रही ऑन विथ एन एंडलेस, मतलब एक अनंत प्रक्रिया से, मतलब अंतिम रूप से ये यात्री है वो ड्रैग्ड का मतलब होता है घिसटती हुई, समझ गए, घिसटती हुई रही ये यात्री, इसी प्रकार से बीतती रही। और बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, मतलब जिसमें पानी पंप करके निकालना या जहाज़ का संचालन करना, रेडियो को चलाना आदि प्रयास शामिल थे। बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग यानी कि इसमें पंप करना, पानी को निकालना, स्टीयरिंग, समझ गए, तो स्टीयरिंग का मतलब है यहाँ जहाज़ का संचालन करना और रेडियो पर कार्य करना, यही सब इस रात्रि में होता रहा। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स, तो देखिए मेडे कॉल्स क्या है कि मेडे कॉल्स उनको बोलते हैं कि सहायता के लिए भेजे जाने वाले रेडियो संकेत, लिख लेना, मेडे कॉल्स इसको बोलते हैं। रेडियो संकेत होते हैं एक प्रकार से, रेडियो संकेत। तो वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स, हमारी सहायता मांगने के संदेशों का कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा था। तो यही था विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि ये दुनिया के इस दूरस्थ कोने में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात भी नहीं थी। रिमोट का मतलब होता है दूरस्थ, तो ये यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि हमें जो रेडियो संकेत हैं वो उनसे रिप्लाई नहीं मिल रहे थे। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, जो कि आश्चर्यचकित भी, आश्चर्य करने वाली बात नहीं थी। इन दिस रिमोट कॉर्नर यानी दूरस्थ कोने में, ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि विश्व के दूरस्थ कोने में संकेत न मिलना ये कोई आश्चर्य वाली बात भी नहीं थी, मतलब कि उन्हें रेडियो के संकेत नहीं मिल रहे थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मेडे कॉल्स का मतलब समझ गए होंगे, रेडियो संकेत होते हैं, समझ गए, और अच्छी तरह से समझ लेना। ये जो लेसन है थोड़ा हार्ड है, समझ गए, एक एक मीनिंग पर ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सूज हैड स्वोलन अलार्मिंगली, यानी सू का सिर है वो खतरनाक ढंग से स्वोलन हो गया, मतलब कि सूज गया। स्वोलन का मतलब क्या है यहाँ पर, सूज गया। अलार्मिंगली, वैसे अलार्मिंगली का मतलब जानते हो क्या होता है, वैसे चेतावनीपूर्ण तरीके से होता है, लेकिन यहाँ है खतरनाक ढंग से, कि सू का सिर है वो खतरनाक ढंग से सूज गया। सी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज, सी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज, और उसकी आंखें भी सूज करके क्या हो गई, काली हो गई और विशाल आकार की हो गई, मतलब कि उसकी जो विशाल आंखें हैं वो क्या हो गई, काली हो गई। एंड नाउ शी शोव्ड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, फिर उन्होंने एक भुजा में लगा हुआ कट हमें दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड वाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइड। तो देखिए क्या हो गया कि उसने हमें भुजा पर लगा हुआ एक क्या दिखाया, घाव दिखाया, समझ गए। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट, यानी डीप कट का मतलब गहरा घाव दिखाया जो कि उसकी भुजा में लगा था, गहरे घाव को दिखाया। और व्हेन आई आस्क्ड मतलब कि जब मैंने पूछा कि उसने अपने घावों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो यही कह रहा है यहाँ पर कि व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर हर इंजरीज, की पहले क्यों नहीं बताया, बिफोर दिस
शी रिप्लाइड, तो उसने उत्तर दिया, आई डिड नॉट वांट टू वरी यू, कि मैं तुम्हें चिंता नहीं देना चाहती थी, मतलब कि मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, क्योंकि आप हम सबको बचाने की क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, इसलिए कि मैंने आपको नहीं कहा कि मेरे क्या हो गए, घाव हो गए। समझ गए। तो सू का जो एक बार रिवाइज कर देता हूँ इसको, कि सू का सिर है वो खतरनाक तरीके से सूज गया था और उसकी जो दोनों बड़ी आंखें हैं वो काली हो गई थी और अब उसने हमें एक गहरा घाव दिखाया उसकी भुजा में लगा हुआ। जब मैंने पूछा कि ये इसके बारे में, इस इंजरीज के बारे में, इस घाव के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो उसने जवाब दिया कि मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी। व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, कि आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट आगे देखिए। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation, but we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking, I found that nearly all the boats. तो 3 जनवरी को सुबह तक पंपों की मदद से पानी का स्तर पर्याप्त रूप से नियंत्रित हो गया। मतलब कि 3 जनवरी को सुबह जो पंपों का जो पानी का स्तर है वो पर्याप्त रूप से अंडर कंट्रोल हो गया, यानी नियंत्रित हो गया। फॉर अस टू टेक 2 हावर्स रेस्ट, फॉर अस टू टेक 2 हावर्स रेस्ट, जिसके कि हम बारी बारी से हम क्या कर सकते थे कि 2-2 घंटे का आराम कर सकते थे। 2-2 घंटे का इन रोटेशन, ये का मतलब है बारी बारी में। रोटेशन जो वर्ड है, बारी बारी से हम कि 2-2 घंटे का क्या कर सकते थे, आराम कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडियस लीक, बट वी, लेकिन अभी भी जल रेखा के नीचे कहीं न कहीं भयानक रिसाव था। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडियस लीक, यानी कि एक भयानक रिसाव था समवेयर बिलो द वाटर लाइन, यानी वाटर लाइन का मतलब जल रेखा है, समझ गए। एंड ऑन चेकिंग, और यानी कि इसको चेक करने के बाद में, जांच करने पर मैंने पाया कि जो ऑल द बोट्स, मतलब कि जो जहाज है, समझ गए, ऑल द बोट्स यानी जो जहाज है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो देखिए, मेन रिब फ्रेम्स वर स्मेश डाउन टू द कील, मेन रिब्स फ्रेम्स वर स्मेश डाउन टू द कील। इन फैक्ट देर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस। तो देखिए, कपबोर्ड किसको बोलते हैं और हल किसको बोलते हैं, तो एक एक पहले मीनिंग पर ध्यान देना आप। तो यहाँ पर ध्यान देना, रिब फ्रेम क्या होती है, रिब फ्रेम्स क्या होती हैं, कि जो रिब फ्रेम्स होती हैं जो जहाज की लकड़ियों में लगा हुआ फ्रेम, लकड़ियों में लगा फ्रेम, समझ गए, जहाज की लकड़ियों में लगा हुआ फ्रेम, इसको बोलते हैं। और कील क्या होती है, कील भी क्या है, यह भी एक फ्रेम होती है, लकड़ी में लगी फ्रेम को ही क्या बोलते हैं, कील बोलते हैं। तो आप इसको भी फ्रेम के रूप में याद रखना, यह भी एक फ्रेम होती है, कील। और हल बोलते हैं बेटा, जो जहाज की बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। जहाज की बॉडी को क्या बोला जाता है, हल बोला जाता है। तो जहाज की बॉडी को बोला जाता है हल।
तो देखिए, ध्यान दीजिए क्या अर्थ निकलेगा यहाँ से, पीछे से था ये कि द बोट्स आई फाउंड द नियरली ऑल द बोट्स मेनरी फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील। कि मैंने पाया कि जो जहाज की चौड़ाई में लगी लकड़ियों की सभी फ्रेम, लंबाई में लगी लकड़ियों के फ्रेम हैं वो स्मैश डाउन हो गए, यानी टूट गए थे। तो स्मैश डाउन का मतलब टूट गए थे, यानी टूट गए, यानी कि जो मैनरिप्स थे, लकड़ियों का जो फ्रेम था लगा हुआ था वो क्या हो गया था, टूट गया था। इनफैक्ट यानी वास्तव में देर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल। अब वहाँ पर कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं था, कोई भी भाग नहीं था ऑफ द स्टारबोर्ड, ऑफ द स्टारबोर्ड, कि अब कोई भी वास्तव में जहाज में जो दाईं बगल के एक समस्त हिस्से को खड़ा रखने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ अलमारियों के विभाजकों को छोड़ करके। जो स्टारबोर्ड का मतलब है हल, मतलब कि जो अलमारी है, कपबोर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर अलमारी को बोला जाता है कपबोर्ड, और पार्टीशंस यानी भाग, यानी अलमारी के भाग को छोड़ करके कुछ भी नहीं था, यानी जहाज की जो बॉडी थी उसमें। तो एक बार फिर से समझ लेना, ये बड़ी ही मतलब कि कठिन लाइन है कि जहाज़ों की जो फ्रेम हैं वो टूट गई थी, इस और नीचे की जो कील थी, नीचे जो फ्रेम लगी हुई थी वो भी टूट गई थी। वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड, मतलब कि अब जो स्टारबोर्ड जो सेक्शन है उसको पकड़ने के अलावा और अलमारी के जो पार्टीशंस थे, भाग थे, उसके छोड़ करके कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट आगे देखिए, वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। I checked our charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east. One of them, Ile Amsterdam, was a French scientific base. Our only hope was to reach these pinpricks in the West Ocean, but unless the wind and seas abated to we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. तो देखिए कि हम 15 घंटे तक क्या हैं, हम लहर के टकराने के बाद में, मतलब कि वेव हिट का मतलब है टकराना, कि लहर के टकराने के बाद में 15 घंटे जीवित रह सकते थे। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो वेव वॉकर है, जो मतलब कि जो नाव है, समझ गए, जो वेव वॉकर, हमारा जहाज जो वेव वॉकर है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक हमें साबुत नहीं बना रह सकता था, मतलब कि ठीक प्रकार से हमें नहीं पहुंचा सकता था ऑस्ट्रेलिया। आई चेक्ड आवर चार्ट्स, कि मैंने क्या किया, अब हमारे जो चार्ट्स हैं उनको चेक किया, एंड कैलकुलेटेड दैट, और क्या किया कि गणना की कि पूर्व दिशा में कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर दो छोटे द्वीप थे। समझ गए कि जो ईस्ट है इसमें दो आइसलैंड्स थे, मतलब कि जो स्मॉल आइसलैंड्स थे, दो छोटे द्वीप थे, यानी कुछ सैकड़ों दूरी पर। तो क्या कह रहा है ये, तो कि मैंने अपने जो चार्टों को जांचा परखा और गणना की कि पूर्व दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी पर क्या थे कि छोटे द्वीप थे। क्या थे? दो छोटे द्वीप थे। तो आइसलैंड का मतलब होता है द्वीप या टापू, समझ गए कि दो टापू या द्वीप बने हुए थे 100 किलोमीटर पर। वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक केंद्र भी था, समझ गए। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वेस्ट ओशियन। तो देखिए पिन प्रिक्स का मतलब क्या होता है, पिन प्रिक्स इन द वेस्ट ओशियन, समझ गए। तो पिन प्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जो सुई की नोक होती है ना, सुई की नोक के आकार के समान,
समझ गए? पिन मतलब कि सुई की नोक के समान बोल सकते हो आप इसको शॉर्टली में। तो ये यही बता रहा है कि हमारी एकमात्र क्या थी कि यही आशा थी, वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स, कि विशाल महासागर में स्थित सुई की नोक के समान छोटे इन द्वीपों पर पहुंचना। मतलब कि ये सुई की पिन प्रिक्स इन द वेस्ट ओशियन पर जाना था, कि सुई की आकार की ये जो छोटे छोटे कहते कि द्वीप थे, इन पर पहुंचना हमारी आशा थी केवल। बट अनलेस द वाइंड एंड सीज एबेटेड सो, बट अनलेस लेकिन अगर हवा एवं लहरों की गति कम न हो, समझ गए? बट अनलेस द वाइंड एंड सीज एबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल, सो वी कुड होइस्ट सेल, कि लेकिन अगर हवा एवं लहरों की गति कम न हो और हम बादबान न लगा सकें तो हमारी वहाँ पहुँचने की संभावनाएं हैं वास्तव में क्षीण ही होंगी। हमारी जो एबेटेड का मतलब है धीमा पड़ जाना, क्या मतलब है? धीमा पड़ जाना। तो यही कह रहा है कि बट अनलेस द वाइंड एंड सीज एबेटेड, अगर हवा और जो समुद्रों की जो गति है वो कम पड़ जाए, सो वी कुड होइस्ट सेल, हम तैर सकते थे, मतलब कि शेयर कर सकते थे। आवर चांसेज वुड बी स्लिम इंडीड, आवर चांसेज यानी हमारे जो अवसर हैं, आवर चांसेज यानी हमारे जो पहुंचने की संभावनाएं हैं वो क्या हो जाए कि कम हो जाए, सचमुच स्लिम हो जाए। स्लिम का मतलब है यहाँ पर कम हो जाए, तीक्ष्ण हो जाए। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट टू ऑक्शन, तो ऑक्सिलरी का मतलब है छोटे या सहायक, समझ गए? ऑक्सिलरी का मतलब क्या है? छोटा सहायक। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और इस विशाल लहर ने हमारे जो सहायक इंजन को क्या कर दिया? बेकार कर दिया था। मतलब कि द ग्रेट वेव मतलब कि ये जो महान लहर थी, इसने हमारा जो छोटा सहायक इंजन है इसको आउट ऑफ एक्शन कर दिया, मतलब कार्य करना बंद कर दिया। क्या कर दिया? कार्य करना बंद कर दिया। तो ये था ये। तो एक बार समझ लेना फिर से इसको, कि हम 15 घंटे तक क्या हैं कि जीवित रह सकते थे इस लहर से टकराने के बाद में भी, लेकिन हमारा जो वेव वॉकर है वो हमें ऑस्ट्रेलिया साबुत तरीके से नहीं पहुंचा सकता था। आई चेक्ड आवर चार्ट्स, की मैंने चार्ट चेक किया और गणना किया कि देयर वर 2 स्मॉल आइसलैंड्स, की वहाँ पर 2 द्वीप थे कुछ 100 किलोमीटर पूर्व में, और वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम, कि एक तो जो इल एम्स्टर्डम था जो कि फ्रांस वैज्ञानिक केंद्र था वहाँ पर, और हमारी केवल ये एकमात्र आशा थी कि ये जो सुई की नोक के आकार के जो द्वीप थे उन पर पहुँचना, ये इच्छा थी हमारी। लेकिन इसके विरुद्ध की जो वाइंड है, हवा है और समुद्र है, इनकी गति अगर कम हो सके तो हम तैर सकते थे, मतलब कि सेलिंग कर सकते थे, नाव में सैर कर सकते थे, और हमारे चांस भी हैं वो वास्तव में क्या हो जाते? कम हो जाते। और ये जो महान जो क्या है वेव है, महान बड़ी जो लहर है, इसने हमारे जो सहायक इंजन है, ऑक्सिलरी इंजन है, मतलब कि सहायक इंजन को क्या कर दिया? आउट ऑफ एक्शन कर दिया, मतलब कि कार्य करने से रोक दिया। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, ऑन January 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विथ द वाटर स्टिल कमिंग इन। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। प्रेशर ऑन द रिजिंग would simply pull the damaged section of the hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were. Mary found some corned beef and cracker biscuits, and we ate our first meal in almost 2 days. तो देखिए, समझिए इसको
कि 4 जनवरी को 36 घंटों तक लगातार पंपों से पानी उलीचने के बाद में या पानी निकालने के बाद में, ये कह रहा है ना कि ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, मतलब कि 4 जनवरी को 36 घंटे बाद ये पानी उलीचने के बाद में वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, कि हम अंतिम कुछ सेमी जल स्तर तक पहुँच गए। हम अंतिम लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, कुछ जो अंतिम जो जल स्तर है, समझ गए, जल स्तर पर तक पहुँच गए। तो यही है कि 4 जनवरी को 36 घंटों के बाद में लगातार पानी उलीचने के बाद में हम कुछ जल स्तर तक हम पहुँच गए। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विथ द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें केवल आने वाले पानी को निकालते रहने जितनी गति बनाए रखनी थी। मतलब कि जो कमिंग वाटर स्टिल कमिंग की पानी जो अंदर आ रहा था, उसके लिए केवल हमें क्या है कि गति बनानी थी, केवल गति बनाए रखनी थी। तो नाउ वी हैड ओनली टू कीप, कि अब केवल हमें बनाए रखना था पेस विद द वाटर, पानी के साथ में गति स्टिल कमिंग इन, जो कि अब अंदर आ रहा था, कि अंदर आने वाले पानी के लिए गति बनाना था। मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पर वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। समझ गए। अब हम मुख्य मस्तूल पर कोई भी बादबान नहीं लगा सकते थे। वी कुड नॉट सेट एनी सेल, मतलब कि हम जो मेन मास्ट था उस पर कोई भी बादबान नहीं लगा सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, और रस्सियों पर पड़ने वाला जो दबाव है वो जहाज़ की बॉडी के टूटे फूटे हिस्से को अलग कर सकता था। मतलब कि हल अपार्ट यानी जो जहाज़ की बॉडी को अलग कर सकता था, ये जो प्रेशर है, समझ गए। ऑन द रिगिंग, मतलब ये कठोर लगने वाला जो दाब है वो डैमेज कर सकता था जहाज़ की बॉडी को, क्या कर सकता था, डैमेज कर सकता था, मतलब तोड़ सकता था। सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिब, इसलिए हमने तूफानी मौसम में प्रयोग किए जाने वाले जहाज़ का तिकोना बादबान लगाया। समझ गए। तो देखिए, सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट दैट 2 आइसलैंड्स वर, और उस दिशा की ओर चल पड़े जहां हमने सोचा था कि क्या थे, कि 2 आइसलैंड वहां पर बने हुए थे, उस दिशा की ओर हम चल पड़े। तो सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिब, इसलिए हमने 2 जो बादबान लगा लिया, और हेडेड फॉर यानी आगे निकल गए, वेयर आई थॉट जहां हमने सोचा था, द 2 आइसलैंड्स वर्स की, जहां पर ये 2 द्वीप बने हुए थे, उस दिशा की ओर चले गए। मेरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ, मेरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीड, मेरी ने कुछ अनाज मिश्रित मांस। समझ गए। ये जो कॉर्न्ड बीफ का मतलब है अनाज एवं मांस का मिश्रण, लिख लेना। ये है यहाँ पर कॉर्न्ड बीफ, मतलब अनाज और मांस का, अनाज एवं मांस का मिश्रण। समझ गए। अनाज एवं मांस का मिश्रण, इसको बोलते हैं कॉर्न ब्रीफ। समझ गए। तो मेरी ने कुछ अनाज मिश्रित मांस तथा पतले कुरकुरे बिस्कुट खोज निकाले थे। समझ गए। एंड क्रैकर बिस्कुट से, यानी पतले कुरकुरे बिस्कुट खोज निकाले थे। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और हमने करीब 2 दिन बाद पहला भोजन खाया। हमने केवल 2 दिन बाद में अपना क्या खाया, पहला भोजन खाया। तो ये 4 जनवरी को क्या क्या हुआ था, ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि 4 जनवरी को सुबह क्या हैपनिंग हुई, क्या घटना हुई। तो 4 जनवरी को क्या हुआ, देखिए समझ लेना एक बार, कि 4 जनवरी को 36 घंटे पानी उलीचने के बाद में हम हैं वो पानी के कुछ स्तर तक पहुंच गए। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विथ द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब आने वाला पानी से केवल हमें गति बनानी थी। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और हमने बादबान नहीं लगाया जो मेन मास्ट है उस पर। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल, और ये कठोर दबाव के कारण से ये जो जहाज़ का जो
जहाज़ का जो भाग है वो अलग हो सकता था। सो वी होस्टेड द स्टोरम जिब, इसलिए अब हमने क्या लगा लिया, स्टोरम जिब लगा लिया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइसलैंड्स वर, हिडेड है ये, हिडेड फॉर यानी आगे की ओर निकल गए। वेयर आई थॉट दैट टू आइसलैंड्स वर, जहाँ पर ये 2 द्वीप बने हुए थे। मेरी ने कुछ अनाज मिश्रित और कुरकुरे बिस्कुट खोज निकाले। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और हमने लगभग 2 दिन से अपना पहला भोजन खाया। नेक्स्ट आगे देखिए। तो देखिए, बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। विद इन द हावर द वाइंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर। द वेदर कंटिन्यूड टू deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5 our situation was again desperate। तो देखिए, बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, इसका मतलब है कि लेकिन हमें मिली राहत क्षणिक रही, समझ गए। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमें कुछ समय के लिए आराम मिला, या लेकिन हमें जो राहत मिली वो क्षणिक रही, मतलब कमी रही। और एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, और 4 बजे शाम को हमारे पीछे की ओर काले बादल बनना शुरू हो गए। बिल्डिंग अप बिहाइंड अस यानी काले बादल बनना शुरू हो गए हमारे पीछे। विद इन द हावर द वाइंड वॉज बैक, विद इन द हावर, और घंटे भर में हवा की गति है वो 40 नोट प्रति घंटे की हो गई। ये नोट कल बताया था आपको कि जो जहाज़ की जो दूरी नापने का है, ये गति नापने का, तो जहाज़ की गति कितनी हो गई, 40 नोट हो गई 1 घंटे में। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और जो सीज का मतलब यहाँ पर लहरें हैं वो और भी ऊंची हो गई, समझ गए, और भी हायर हो गई। द वेदर कंटिन्यू टू डेट्रियोट, और मौसम ख़राब होता रहा थ्रू आउट द नाइट, इस रात्रि से होकर के। एंड बाई डॉन ऑन January 5, और 5 जनवरी को सुबह हमारी जो सिचुएशन स्थिति है वाज अगेन डेस्परेट, फिर से क्या थी, भयानक बन गई थी, या निराशाजनक बन गई थी, निराशाजनक हो गई थी। 5 जनवरी को हमारी जो स्थिति है वो फिर से क्या हो गई थी, निराशाजनक हो गई थी। तो 5 जनवरी को हमारी जो सिचुएशन है वो फिर से क्या हो गई थी, निराशाजनक हो गई थी। नेक्स्ट आगे देखिए, ये When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it. "But, Daddy," he went on, "we are not afraid of dying if we can all be together. You and Mummy, Sue and I." तो देखिए, When I went to comfort the children, जब मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए गया। John asked, तो जॉन ने पूछा, "Daddy, are we going to die?" क्या हम मरने जा रहे हैं? I tried to assure him, कि मैंने उसे आश्वस्त करने का प्रयास किया, आश्वासन देने का प्रयास किया, that we could make it, कि हम बच सकते थे। that we could make it, इसका मतलब है कि हम बच सकते थे, ऐसा मैंने एज्योर करने का उसको मतलब, एज्योर का मतलब होता है आश्वासन देना। तो आई ट्राइड टू एज्योर हिम, मैंने उसे आश्वासन देने की कोशिश की कि वी कुड मेक इट, कि हम बच सकते हैं, समझ गए, कि हम बच सकते थे, कुड है भाई यहाँ पर, इस प्रकार से उसने। बट डैडी, लेकिन डैडी, ही वेंट ऑन, बट डैडी, लेकिन डैडी वह, ही वेंट ऑन यानी वह बोलता रहा। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, कि हम मरने से नहीं डर रहे। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम साथ साथ हो सकते, कि आप, मम्मी, सू और मैं, हम क्या हो सकते थे, साथ साथ
हो सके तो हम मरने से नहीं डरते। ये कौन बोल रहा है? वो जोनाथन बोल रहा है। कौन बोल रहा है? जोनाथन बोल रहा है, उसका जो पुत्र है। ये जब उसको वो सांत्वना देने के लिए जाता है, जब वो उसको सांत्वना देने के लिए जाता है तो बताता है वो। आगे देखिए, I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. तो आई कुड फाइंड नो वर्ड्स कि मुझे शब्द नहीं मिल पाए, विथ विच टू रेस्पॉन्ड मतलब कि जवाब देने के लिए, बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन, लेकिन अब मैं बच्चों के केबिन को छोड़ करके, बच्चे के कमरे से क्या है कि छोड़ करके चला गया। डिटरमाइंड टू फाइट द सी, डिटरमाइंड का मतलब क्या है? संकल्प लेना। ये संकल्प लेकर के कि मेरे पास जो भी था, क्या था कि मेरे पास जो भी था, एवरीथिंग था, आई हैड मतलब कि मुझे उस समुद्र से क्या करना था? मुकाबला करना था। तो ये इन लाइन में क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है कि मेरे पास आई कुड फाइंड नो वर्ड्स, कोई भी शब्द नहीं थे उन्हें प्रत्युत्तर देने के लिए, समझ गए, लेकिन मैं ये संकल्प लेकर के उस बच्चे को बच्चों का जो केबिन है उसको छोड़ करके चला गया समुद्र से लड़ने के लिए, हर प्रकार से जो भी मेरे पास में कुछ था। तो टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हैवी टू विथ द अनडेमेज्ड पोर्ट hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 22-liter plastic barrels of paraffin। तो देखिए क्या कह रहा है ये, तो देखिए क्या बता रहा है यहाँ पर कि टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड। तो देखिए टू प्रोटेक्ट यानी बचाने के लिए, समझ गए, बचाने के लिए यानी कमजोर पड़ चुकी जो जहाज की जो दाईं बगल को बचाने के लिए। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, स्टारबोर्ड साइड का मतलब क्या है? जो दाईं बगल होती है जहाज की, उसको वो कमजोर पड़ चुकी थी, वीकेंड हो चुकी थी, उसको बचाने के लिए आई डिसाइडेड टू हैवी टू विथ द अनडेमेज्ड पोर्ट फुल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स। तो मैंने उसकी दाईं बगल को बचाने के लिए, कमज़ोर पड़ चुकी थी जहाज़, मैंने जहाज़ को रोकने का निश्चय किया, मैंने जहाज़ को रोकने का क्या किया? निश्चय किया। विथ अनडेमेज्ड पोर्ट फुल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, यानी कि आने वाली लहरों से जो जहाज़ की जो बॉडी है उसको नुकसान से बचाने के लिए रोकने का निश्चय किया। यूजिंग एन इम्प्रोविज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन, नाइलॉन का जो एक रस्सा था, रोप था, समझ गए, रोप का मतलब क्या होता है? रस्सा, जिसके लिए भारी नाइलॉन के रस्से का काम चलाऊ लंगर तथा 22 लीटर मोम के ढोलों का प्रयोग किया गया, यानी प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, समझ गए, 2 जो मोम के ढोल हैं उनका प्रयोग किया गया। तो मीनिंग्स लिखिए आप इसकी, फिर समझ में आ जाएगा आपको। ये जो पैराफिन होता है, पैराफिन, ये पैराफिन का मतलब होता है मोम। क्या मतलब होता है? मोम, समझ गए, पैराफिन का। और पोर्ट हल, ये यहाँ देखना, पोर्ट हल मतलब कि जो जहाज की जो दाईं भाग, ये दायां भाग होता है जहाज का, समझ गए, यहाँ लिख लेना जहाज का दायां भाग, समझ गए। और इम्प्रोविज्ड यानी काम चलाऊ, इम्प्रोविज्ड का मतलब क्या है? काम चलाऊ। तो इम्प्रोविज्ड का मतलब क्या है? काम चलाऊ। तो एक बार फिर से मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, देख लेना कि मेरे पास में कुछ शब्द नहीं थे बोलने को जिनका कि मैं रेस्पॉन्ड कर सकता, लेकिन मैं बच्चों के केबिल से बाहर निकल गया ये निश्चय पाकर के कि
इन समुद्र से मुकाबला करना था, चाहे जो भी कुछ हो। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, और आई डिसाइडेड टू हैव इट टू विद द अनडेमेज्ड पोर्ट हल। पोर्ट हल बताया कि जो जहाज़ का भाग है वो कमज़ोर पड़ गया था, उसको बचाने के लिए मैंने ये निश्चय किया। फेसिंग द ओनकमिंग वेव्स, और आने वाली जो लहरों से मुकाबला करने के लिए। यूजिंग एन इम्प्रोविज्ड सी एंकर, ओप एंकर का मतलब बताया था लंगर, कि मैंने अब एक भारी जो नायलॉन का जो लंगर है, काम चलाऊ लंगर है, उसको काम में लिया। नायलॉन का जो लंगर है उसको काम में लिया। एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, एंड ये यहाँ से था ना, एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन। और क्या किया कि मैंने जो 22 लीटर मोम के ढोलों का प्रयोग किया था, तो 22 लीटर के थे कितने, 222 लीटर प्लास्टिक बैरल का मतलब है ढोल, यानी प्लास्टिक के कोई ढोल थे दो, उनको मोम के उनको काम में लिया। प्लास्टिक के क्या थे, दो ढोल थे, उनको काम में लिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं अब। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. तो देखिए प्लैंक्स का मतलब क्या है, तख्ते। यहाँ पर देखना, तख्ते प्लैंक्स बोलते हैं। कि उस शाम को मेरी और मैं साथ साथ हाथ पकड़े हुए बैठे थे। एज द मोशन ऑफ शिप, और ये जहाज़ की गति है। ब्रोट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रो, और इससे बहुत अधिक पानी आने लगा इसमें से। द ब्रोकन प्लैंक्स, यानी तख्तों को तोड़ता हुआ। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, हम दोनों ने महसूस किया कि अब हमारा अंत पास में ही था। तो ये हम दोनों ने महसूस किया कि अब हमारा अंत क्या था, पास में ही था। तो उस शाम को जब मेरी और मैं हाथ पकड़े हुए बैठे थे, तो जहाज़ की गति है, समझ गए, इतनी तेज़ी से हो गई, समझ गए। जहाज़ की गति है वो तख्तों के बीच से होकर के बहुत अधिक पानी मतलब कि प्रवेश कर रहा था। और हम दोनों ने ये महसूस किया कि अब मृत्यु क्या थी, कि पास में ही थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बट वे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. Back in the chart room, I worked on wind speeds. तो देखिए सेक्सटेंट मतलब कि दूर की जो वस्तुएं होती हैं, दूर की वस्तुओं लिख लेना। सेक्सटेंट का मतलब क्या है, जो दूर की वस्तुओं की कोणीय स्थिति को मालूम करने का यंत्र होता है ये सेक्सटेंट। तो देखिए बट वे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन जो हमारा वे वॉकर था उसने इस स्टॉर्म को झेल लिया। मतलब कि स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, रोड आउट यानी झेल लिया। मतलब कि हमारा जो वे वॉकर है इसने इस तूफान को झेल लिया। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी की सुबह तक जब हवा कमज़ोर पड़ रही थी, तो मैंने सेक्सटेंट पर माप लेने का प्रयास किया। तो 6 जनवरी को, बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 यानी 6 जनवरी को, जब ये हवा कमज़ोर पड़ रही थी, विथ द वाइंड ईजिंग, हवा कमज़ोर पड़ रही थी, आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑफ द सेक्सटेंट। मतलब सेक्सटेंट ये जो यंत्र है इस पर मैंने माप करने की क्या की कोशिश की इस पर। बैक इन द चार्ट रूम, यानी चार्ट रूम के पीछे।
बैक इन द चार्ट रूम, यानी चार्ट रूम के में वापस आकर के मैंने हवाओं की जो गति है, आई वर्कड ऑन वाइंड स्पीड्स, मतलब कि हवाओं की गति है वो देखी, हवाओं की गति पर कार्य किया। तो यही कह रहा है कि जो हमारा वेवोकर है इसने इस भारी तूफान को झेल लिया। बट वेवोकर रोड आउट द स्टॉर्म, मतलब कि इस वेवोकर ने क्या कर लिया कि जो स्टॉर्म है, तूफान है, उसको झेल लिया। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 जनवरी को ये हवाएं थोड़ी सरल पड़ गई, तो मैंने सेक्सटेंट पर देखने का निश्चय किया। बैक इन चार्ट रूम, और चार्ट रूम में वापस जाकर के मैंने जो स्पीड्स है, जो गति है, समझ गए, जो स्पीड्स है, गति है, उस जो नोट में थी, ये जो जहाज़ की गति थी, ये NOT पहले आया था, ये नोट में, उसको देखने का निश्चय किया। तो आई वर्कड ऑन वाइंड स्पीड्स, तो मैंने वाइंड मतलब हवा की गति पर कार्य करना शुरू किया। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश करते हैं। अब अगला जो अपना पार्ट 3 आएगा, इसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसका जो होमवर्क वगैरह है, हिंदी अनुवाद है, उसको कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक्स। पढ़ना इस चैप्टर को अच्छी तरह से, थोड़ा हार्ड मीनिंग है, थोड़े बड़े मीनिंग है इसमें, अच्छी तरह से आप इसको एक बार तैयार करना और इसका हिंदी अनुवाद भी करते रहना साथ के साथ में, नहीं बाद में समझ में नहीं आएगा, हाथों हाथ ये समझ में आएगा। तो आप इस चैप्टर को, लगभग आधे से ज़्यादा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, और जो बाकी जो बचा हुआ अपना जो मैटर है इस चैप्टर में, वो पार्ट 3 में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। पार्ट 3 में करेंगे इसको कंप्लीट। ओके, थैंक्स।